नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। शाम के बज चुके हैं 4 और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे कि न्यूज थाना है, जोशीमठ बचाना है। जोशीमठ में पड़ रही दरारें किसी बड़े खतरे की ओर इशारा कर रही हैं। ये शहर कभी भी अलकनंदा में समा सकता है, ये कहना है हिमालय पर अध्ययन करने वाले जियोलॉजिस्ट का। उन्होंने सलाह दी है कि राज्य सरकार को तुरंत बिना देर किए जोशीमठ के तमाम लोगों को विस्थापित करना चाहिए। कई दिनों से जोशीमठ शहर में मकानों और होटलों में आ रही दरारों ने लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। यहाँ हो रहे लगातार भूधसाव ने चिंता बढ़ाई हुई है। अब इस ट्रीटमेंट को लेकर शासन द्वारा बड़े स्तर पर प्रयास भी किए जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर सक्रियता दिखाते हुए पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ की कमान अपने हाथों में ली है। धामी ने कल उच्च स्तरीय बैठक सचिवालय में की, जिसमें मुख्यमंत्री राहत कोष से आपदाग्रस्त परिवारों को हर माह 4,000 किराया देने की घोषणा करी, तो वहीं हर संभव मदद देने का प्रयास भी धामी सरकार ने किया है। आज आपदा प्रभावित परिवार से जोशीमठ जाकर मुलाकात की, साथ ही ग्राउंड जीरो पर हालचाल भी जाना। अब इस पूरे मामले पर विपक्षी दल भी जोशीमठ की पहाड़ियों पर चढ़ चुके हैं और जो उनका मानना है कि सरकार की हर गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। साथ ही सरकार वहां के लोगों के लिए क्या बेहतर प्रयास कर रही है, उसके लिए विपक्ष जन आवाज उठाने का काम करेगा। चर्चा आज इसी पर के न्यूज ने ठाना है, जोशीमठ बचाना है। इससे पहले रिपोर्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार, आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत कुमार सिन्हा, आपदा प्रबंधन के अधिशासी अधिकारी पीयूष रौतेला, एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट रोहितास मिश्रा, भूस्खलन न्यूनीकरण केंद्र के वैज्ञानिक शांतनु सरकार, आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर डॉक्टर बी.के. महेश्वरी सहित तकनीकी विशेषज्ञों की पूरी टीम जोशीमठ पहुंची है। गढ़वाल कमिश्नर एवं आपदा प्रबंधन सचिव ने तहसील जोशीमठ में अधिकारियों की बैठक लेते हुए स्थिति की समीक्षा की गई। विशेषज्ञों की टीम द्वारा प्रभावित क्षेत्रों का विस्तृत सर्वेक्षण किया गया। धनराशि के साथ ही हर संभव मदद सरकार की तरफ से दी जाएगी। हमारे अनुसंधान करने वाले इस क्षेत्र में है, चाहे हमारा आईआईटी रुड़की है, यहाँ पर वाडिया संस्थान है, हमारे जीआईएस संस्थान है, इन सभी संस्थानों के लोग उस पर काम कर रहे हैं। और भी जिन संस्थानों से हमें इसके अनुसंधान के लिए, इसकी रिसर्च के लिए, कि वो स्थान खोजने के लिए कि आखिर क्या कारण है, उस पर काम चल रहा है और जो जरूरत होगी उसके हिसाब से सभी से इसमें मदद मांगी जा रही है। दरअसल जोशीमठ में 500 से अधिक घरों और भवनों में दरारें आ गई हैं। स्थानीय लोग जोशीमठ की पहाड़ी के नीचे सुरंग से होकर गुजरने वाली एनटीपीसी के निर्माणाधीन तपोवन विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना को भी जिम्मेदार मान रहे हैं, लेकिन शासन स्तर पर इसको दरारों का कारण नहीं माना गया। नगर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दहशत के चलते खुद ही दूसरी जगहों पर शिफ्ट हो गए, लगातार अपना विरोध भी जता रहे हैं। पिछले 2 वर्षों से जो भूदशाव की स्थितियां थी वो निरंतर बढ़ती हुई आ रही थी, लेकिन उसमें कुछ एक न्यून सी बढ़ोतरी हो रही थी और लोग इसको नज़रअंदाज करते हुए अपने बातों को तहसील प्रशासन तक और नगर पालिका स्तर तक पहुंचा रहे थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में देखने में आया कि बहुत ही तीव्र गति से ये दशाव की स्थिति बढ़ी है। लोगों के घर टूटने लगे हैं, लोग घरों में सुरक्षित नहीं रह पा रहे हैं। तो उसको देखते हुए जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति, जो पहले से भी इस भूदशाव के संदर्भ में पहले भी आंदोलन कर चुकी है, तो उन्होंने फिर से एक निर्णय लिया है। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति पूरे जोशीमठ की संघर्ष समिति है, सभी लोगों ने मिलकर एक निर्णय लिया है कि एक आंदोलन को फिर से उठाया जाए। और वो आंदोलन में कल सबसे पहले मसाल जुलूस जो कल रात को हुआ था, एक छोटी सी कॉल पे पूरा जोशीमठ एकत्रित हुआ है। तो मसाल जुलूस के पश्चात आज ये चक्का जाम की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। अगर सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई हुई होती, सरकार ने कोई उत्तर दिया होता, पिछले 14 महीने में कोई कार्रवाई की होती तो लोग सड़क पर आते। ये तो अंतिम विकल्प है कि 14 महीने के बाद लोगों के पास क्या विकल्प है। जब लोग सर्दी की रातें खुले आसमान में बिताएंगे तो लोग क्या करेंगे उसके बाद। कल आपने देखा एक कॉल पर जो है 1,500 आदमी सड़क पर आ गए। तो इससे जो है स्थिति की संवेदनशीलता का, गंभीरता का पता चलता है। लेकिन सरकार जितनी स्थिति संवेदनशील है, सरकार उतनी असंवेदनशील है, सरकार उतनी गैर गंभीर है। मुख्यमंत्री सुनने को तैयार नहीं है। जोशीमठ में हो रहे भूदसाव को लेकर संत समाज भी चिंतित है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने जोशीमठ के हालातों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जोशीमठ में जो भी हालात है वो चिंता का विषय है। यही कारण है कि उन्होंने अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है और खुद जोशीमठ पहुंच रहे हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि उन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री को जोशीमठ के हालातों के बारे में पत्र लिखकर सकारात्मक पहल की मांग की है।
उन्होंने जोशीमठ को नुकसान पहुंचाने वाले कांडों का पता लगाने और जोशीमठ जैसे ऐतिहासिक नगर को बचाने की अपील की है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद फिलहाल अपने जोशीमठ आश्रम के लिए रवाना हो गए हैं। देखिए, हम तो बहुत चिंतित हैं। हमारा तो मन ही नहीं लग रहा है, इसीलिए हमने अपने सब कार्यक्रम आगे के कैंसिल कर दिए हैं और हम इस समय जोशीमठ के रास्ते में ही हैं, वहीं जा रहे हैं। हमको लगता है कि इस समय वहाँ पहुँचना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा, हमको ज़्यादा संतोष होगा वहाँ के लोगों के साथ खड़े होने में। और जो कार्य हो रहे हैं सेवा के मठ की ओर से, वो तो हमारे ना जाने पर भी चलेंगे, लेकिन वहाँ पहुँच करके हमको मन में संतोष होगा, इसीलिए हम वहाँ के लिए निकल चुके हैं। जोशीमठ आपदाग्रस्त इलाकों में कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी यहीं गुजारी और यहीं सब कुछ समर्पित करने का फैसला लिया, लेकिन आज यहाँ के लोगों की आंखों में आंसू छलक रहे हैं क्योंकि उन्हीं के सामने तबाही का मंजर साफ दिख रहा है और आंखों से आंसू छलकते पूछ रहे हैं इस बात को लेकर भी कि अब जाए तो आखिर जाए कहाँ। जिंदगी भर की कमाई सब खत्म हो गई। यार हम यहाँ आपदा में फसल पड़ा है, क्या किया जाए? कहा जाए, जब से हम ससुराल शादी हुई मेरी तब से इधर हमने सब अब न खाए न पिया, कुछ काम करा, इतना बड़ा बनाया, ऋण कर्ज निकाल, फिर सब खत्म हो गया, क्या करें। वहीं जोशीमठ में भूदसाव को लेकर विपक्षी दल भी सरकार की हर गतिविधियों पर नजर रख रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने यह साफ कर दिया है कि लंबे समय से वहां के लोग भूदसाव को लेकर कई बार सरकार को सचेत कर चुके हैं, लेकिन सरकार काफी देर से जागी। जो भी मुख्यमंत्री हाई लेवल बैठक बुला रहे हैं और आगे क्या निर्णय लेंगे, हर एक रोड मैप पर कांग्रेस की निगाह होगी और साथ ही अगर अपने कामों को लेकर सरकार सही नहीं रही तो एक बड़ा आंदोलन भी सरकार को झेलना पड़ सकता है। जल्द ही हरीश रावत प्रदेश अध्यक्ष भी जोशीमठ जाएंगे। जोशीमठ की घटना निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है और लोग पिछले 21 दिन से उसमें आंदोलन कर रहे हैं। वैसे हालांकि 2021 से लगातार वहाँ के जनप्रतिनिधि, वहाँ के लोग इस पर डिमांड कर रहे थे, लेकिन सरकार नहीं चाहती। अब जब वहाँ मसाल जुलूस निकलने लगे हैं, लोगों के घर टूटने लगे हैं, आवाम की जान को खतरा है, तो अब सरकार चाहती है और आज एक हाई लेवल कमेटी बुलाने की बात कही है। हम उनके रोड मैप पे हमारी नज़र है, क्या वो करना चाहते हैं, किन लोगों की वो मदद लेना चाहते हैं, किन साइंटिस्टों को वो लेना चाहते हैं, ये जांच का विषय है। आपको बता दें कि लगातार के न्यूज इंडिया जोशीमठ को बचाने की मुहिम में हर प्रयास कर रहा है ताकि जनभावनाओं से जुड़ी बात सरकार और उच्च अधिकारियों तक पहुंचते हैं। यही वजह है कि लगातार इस मुहिम पे हर संभव प्रयास सरकार के साथ साथ अन्य दलों को भी देने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरीके की भयानक स्थिति जोशीमठ में देखने को मिल रही है, ये चिंता का विषय है। हालांकि सरकार ने वहां से सुरक्षित स्थानों पर रहने के लिए स्थानीय लोगों को किराए के हेतु कुछ धनराशि की भी घोषणा की है, लेकिन सवाल अब ये उठता है कि इतनी बड़ी संख्या में रहने वाले स्थानीय लोग उस धनराशि से क्या किराए के मकान में कब तक रह पाएंगे और आगे की गुजर बसर के लिए सरकार उनको रोजगार के लिए कुछ मदद करेगी। कई ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिनके जवाब अभी बाकी हैं, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जोशीमठ एक बड़े खतरे की जद पर खड़ा है। लेकिन इस समय सिर्फ मुहिम यही है कि वहां के लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जाए और जोशीमठ को बचाया जाए। जोशीमठ से अपने सहयोगी अनिल राणा के साथ देहरादून से राजेश वर्मा की रिपोर्ट। जी हाँ, तो देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं के न्यूज़ ने ठाना है जोशीमठ को बचाना है। जोशीमठ पर जिस तरीके से दरारें पड़ रही हैं लोगों के मकान में, या फिर भूदसाव की खबरें जो सामने आ रही हैं, या फिर जिस तरीके से पानी रिसता हुआ नजर आ रहा है, तमाम चीज़ें जो हैं वो इस वक्त देखने को मिल रही हैं जोशीमठ में। और फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने निरीक्षण किया और उन लोगों से भी मुलाकात की जिनको वहाँ से शिफ्ट किया गया है। कांग्रेस की तरफ से अगर बात की जाए तो कांग्रेस का कहना है कि हम सरकार की हर गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। चर्चा आज हम इसी पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मधु भट्ट जी प्रवक्ता भाजपा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शीशपाल सिंह बिष्ट कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संगीता शर्मा जी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, पीसी थपलिया जी वरिष्ठ यूकेडी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भागीरथ शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उमेश सती जी स्थानीय निवासी हैं जोशीमठ से, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत में उमेश जी आपसे करना चाहूँगी, स्थानीय निवासी हैं आप, चूँकि जोशीमठ को बहुत करीब से आपने देखा और आप वहाँ की जो समस्याएं इस वक्त हो रही हैं या पहले जो गतिविधियाँ हो रही थी उनको भी आपने देखा है, तो क्या लगता है कि सरकार ने पहले से काम नहीं किया या अब जो सरकार काम कर रही है वो किस तरीके से कर रही है, कितना बेनिफिशियल साबित हो रहा है आप लोगों के लिए? उमेश जी नमस्कार। पहले तो मैं उमेश सती, मैं आपके पहले तो धन्यवाद, आज आपके साथ सम्मिलित हुआ हूँ। और यहाँ पर सरकार की घोर लापरवाही है इस पूरे
जो आज का जो ये हालात जो हमारे सामने है, इस सब के लिए जो एकमात्र अगर किसी को अगर इसको दोषी ठहराया जा सकता है वो सरकार है। हम पिछले कई सालों से लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि भाई ये जो आपने ये जल विद्युत परियोजना है, जो इतनी बड़ी बड़ी परियोजनाएं हमारे सामने हमारे सर पे लाद दी है। जोशीमठ तो एक मोरेन पे बना हुआ एक शहर है, मोरेन उस शहर को कहते हैं मलबे के ढेर पे बसा हुआ एक शहर है। इसकी जो संरचना है वो इस तरह से है कि जो पुरानी कई सालों से लगातार जो एक वो आई रही है, बाढ़ आई होगी जो उसके उस ढांचे पे बना हुआ एक शहर है। उसके बाद हम लगातार कई सालों से इसका विरोध करते हैं कि जल विद्युत परियोजना को यहाँ पर मत लाइए, यहाँ पर बंद कीजिए, क्योंकि ये शहर इतनी बड़ी बड़ी परियोजनाओं के लायक नहीं बना है। इस बात को इन्होंने नजरअंदाज कर आज हालात सबके सामने है। अभी कुछ दिनों पहले अभी जो ऋषि गंगा का प्रोजेक्ट जिसकी वजह से इतनी बड़ी बाढ़ आई, हजारों लोग उसमें मारे गए, तभी नहीं चेते। अगर आज भी हम नहीं चाहते तो ये शहर जो अपने एक ऐतिहासिक शहर है, एक पौराणिक शहर है, इस शहर का अपना एक इतिहास है। ये उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा शहर है जिसका अपना इतिहास 2500 साल पुराना है। ये पूरे भारत के सनातन धर्म का एक राजधानी, जहाँ आदिगुरु शंकराचार्य ने तपस्या कर सबसे ज्यादा साल आदिगुरु शंकराचार्य ने इसी स्थल पर बिताए। 5 वर्ष उन्होंने यहाँ पर बिताए, जहाँ उन्होंने ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा था, शंकर भाष्य लिखा है। इतने बड़े बड़े यहाँ पर लिखे गए हैं। आज ये शहर अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा है। ये हमें बड़ा अफसोस है, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। और इसके एकमात्र अगर कोई दोषी है तो सरकार है। ठीक है, मधु भट्ट जी क्या कहना चाहती हैं? सरकार को दोषी मान रहे हैं यहाँ के लोग? देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार की जो परिस्थितियां बनी हैं, आपको बताना चाहूंगी, ये भूगर्भीय संवेदनशील क्षेत्र है। जिस प्रकार से वैज्ञानिकों का ये कहना है कि यहाँ पर जो आंतरिक जो हलचल जो हुई है उस कारण ये परिस्थितियां बनी हैं। पूरी हमारी जो पूरी सर्वेक्षण की जो वैज्ञानिकों की जो टीम है वो पूरी जोशीमठ, आपने देखा होगा, पूरे जब से ये भू धसाव की घटना का एक जो सामने आई, वहाँ पर जो है वैज्ञानिक लोग वहाँ पर डेरा डाले हुए हैं और पूरी किस तरह से बचाव स्तर पर जो कार्यक्रम जो एक तीव्र गति से जो एक, क्योंकि इस समय जो हमारे सामने जो विकट परिस्थितियां हैं वो पुनर्वास की है और पुनर्वास के लिए जो विस्थापित किए जा रहे हैं उनको ठीक प्रकार से सुविधाएं मिले, क्योंकि बहुत ठंड का मौसम है। उनके लिए हर तरीके से, सर्दी का जिस प्रकार से जो प्रकोप चल रहा है, उनके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, उनको एक पूरे तरीके से जो एक पूरी सरकार जो है पूरी हमारी उस तरफ उनका ध्यान है इस समय तो। और साथ में देखिए इस प्रकार की जो ये संवेदनशीलता, ये मैं कहूंगी जो होनी चाहिए थी, जो पिछली, मैं इसमें अब जो पूर्ववर्ती जो पूरी, जैसे अभी मैं एक बाइट देख रही थी, पूर्ववर्ती जो कांग्रेस की जो सरकारें रही हैं जिन्होंने इन इतने बड़े बड़े प्रोजेक्टों को यहाँ पे लगाने का जो प्रयास किया, उनको भी देखना चाहिए था। मैं इसको कहूंगी कि विकास के साथ ये भी संवेदनशीलता भी देखनी चाहिए थी कि भूगर्भीय जो क्षेत्र है वहां पर किस प्रकार से कौन कौन से छोटे छोटे से जो प्लांट लगाए जाने चाहिए थे, बड़े स्तर पर इसको नहीं वो किया जाना चाहिए। लेकिन हमारी सरकार ने जैसे ही ये पता चला तुरंत हर चीज पे रोक लगा दिए। किसी हर सारे प्रोजेक्ट जो चल रहे थे उन पे रोक लगा दिए सरकार ने। और क्योंकि हमारी जो संवेदनाएं वो मानवीय संवेदनाएं और मानव के साथ है, जब मानव सुरक्षित रहेगा तभी जाकर और चीजें विकास भी किया जा सकता है। साथ में ये भी कि अभी जो है अभी जो वर्तमान परिस्थितियों में अगर मैं कहूंगी इसको राजनीति से ऊपर देखना, राजनीति से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि इसमें राजनीति भी नहीं करनी चाहिए। जो भी हमारे चाहे और दल भी है और भाई भी है, उनको भी जाकर वहां पर उन लोगों की मदद करनी चाहिए, ताकि जो लोग, जिन लोगों को वहां पर विस्थापित जो लोग हुए हैं, जिनके पुनर्वास की जो समस्या है, उनको कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। अगर इसमें वो सकारात्मक अगर पहल उठाएंगे तो ये ज्यादा सार्थक होगा, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। आपने देखा होगा, अगर यहाँ पर भी अगर अभी मुझे पता चला कि उत्तरकाशी जैसे जो जिले, उत्तरकाशी के मकानों में भी कई दरारें दिख रही है, क्योंकि देखिए ये बहुत ही संवेदनशील जो उत्तराखंड जो देवभूमि है, जो पृथ्वी का जो सतह है, दीवार जो उनकी जो प्लेटें हैं समय समय पर सरकती दरकती रहती है। इस कारण भी जो है भूधसाव की घटनाएं या जो अर्थक्वेक आते रहते हैं, उसमें हमारे जो वैज्ञानिकों है उनको तुरंत जो है वो बता देते हैं पहले ही कि यहाँ पर जो भूकंप आने वाला है। तो इस प्रकार जो हमारी जो टीम गई है, मुझे लगता है निश्चित रूप से आने वाले समय में ये बहुत ही काम आएगा, क्योंकि जो ऊपर से जो सेंटर से जो टीम गई है, जो हमारे वैज्ञानिक है, वो पता लगाएंगे कारणों का कि किन कारणों से ये जो भूधसाव हो रहा है और किन कारणों से जो ये
पानी का जो रिसाव हो रहा है किन कारणों से हो रहा है, तो जल्दी ही शीघ्र ही रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी। ठीक है, शीशपाल जी। शीशपाल जी अनम्यूट करें। हाँ हाँ, देखिए ये जी जो जोशी मठ का मामला है, ये जोशी मठ एक ऐतिहासिक शहर है, प्राचीन शहर है। यहाँ पर भगवान नरसिंह जी की पीठ है। नरसिंह भगवान पूरे सनातन धर्म के आराध्य हैं और आदि गुरु शंकराचार्य जी का जो यहाँ पर प्रथम शंकराचार्य जी की गद्दी है वो भी जोशी मठ में ही है। तो बड़ा ऐतिहासिक महत्व का स्थान है। और जोशी मठ में जो ये आज विपदा आपदा हम झेल रहे हैं, ये 2021 से जोशी मठ नगर बचाओ जो संघर्ष समिति थी वो लगातार सरकार के सामने इस मामले को उठा रही थी कि भैया ये शहर पीड़ा में है, ये खतरे की जद में है, आप चेतिए। लेकिन सरकार समय रहते नहीं चेती। अब ये 21 दिन से लगातार जब वहां के सभी वार्डों में इस प्रकार के जो भू धसाव के और जो दरारों के मामले और जो पानी के बड़े बड़े स्रोत फूटे और पूरे जोशीमठ में खतरे का बादल मंडला है, अब जाके सरकार चेती है। अब सरकार ने एक दलीय कमेटी भी बनाई है, एक्सपर्ट्स की कमेटी भी बनाई है। आज मुख्यमंत्री स्वयं वहां भी गए हैं। लेकिन येसी जी वहां पर जाने से ठीक है, अच्छी बात है, संवेदना के समय पीड़ितों के बीच में खड़ा होना। लेकिन इस समय वहां जोशीमठ के लोगों के सामने एक जो उनके पुनर्वास की एक विस्तृत रूपरेखा रखने की जरूरत है। बताएं कि सरकार आखिर उनके लिए पुनर्वास के लिए क्या कर रही है, क्या सरकार ने उनके लिए भूमि का चयन कर लिया? क्योंकि पुनर्वास के अलावा वहां कोई उपाय नहीं है। ये जी अगर सरकार बोले कि 4,000 रुपए महीने हम 6 महीने तक किराए देंगे, 4,000 रुपए महीने 6 महीने किराए भी देंगे ये जी, उसमें कहाँ ये लोग जमीन खरीदेंगे, कहाँ मकान बना पाएंगे, कैसे बच्चों का लालन पालन करेंगे? एक सदियों से बसा बसा ऐतिहासिक शहर आज जो है बिल्कुल समाप्त होने के कगार पे है। तो कहीं ना कहीं लापरवाहियां तो हुई हैं ये सीधी। जो डायनामाइट्स के बड़े बड़े विस्फोट, जो सुरंगें वहां पर एनटीपीसी की बताई जा रही हैं, और जब ये रैनी में आपदा आई ये सीधी, उसके बाद वहां का जो फिजिकल डेमोग्राफी चेंज हुई, उसके बाद से ये सारी चीजें विकट होती चली गई। तो अब उस पे तो मुझे नहीं लगता कि अब हम बहुत हाई तौबा करके जोशीमठ शहर को कोई भी बचा पाएगा। अब उसका एकमात्र उपाय ये है कि सरकार तत्काल उन लोगों के लिए मुआवजे के पैकेज की घोषणा करे और नई जगह कहां उनको बसाया जा रहा है उसका पूरा प्लान लोगों के सामने रखना चाहिए। तो और उनके सामने जीवन यापन का, क्योंकि सभी लोग कोई दुकान चला रहा होगा, कोई होटल चला रहा होगा, कोई अन्य प्रकार के कारोबार कर रहा होगा, अब वो सब उसके समाप्त हो गए हैं। तो उसके लिए आगे सरकार किस प्रकार के राहत पैकेज देकर के उसको संभालने का काम करेगी, ये इस समय उनको बताने की जरूरत है। ये राजनीति का मुद्दा नहीं है ये सीधे, ना राजनीतिक तौर पर कोई इसको देख रहा है, ये सभी की साझी पीड़ा है। ये हमारे लोग आज खतरे में, आज पीड़ा में है, इस चीज को सभी समझ रहे हैं। अब जो गलतियां हुई हैं अब उस समय पर भी लड़ने का समय नहीं है, गलतियां हो गई हैं अब, क्योंकि उसको सुधारा भी नहीं जा सकता। अब तो यह है कि फौरी तौर पर कैसे इस परिस्थिति को संभाला जाए, कैसे उन लोगों के दुख दर्द को, उनके आंसुओं को पहुंचा जाए, ये देखने की बात है, जिससे वहां के लोगों को अपना भविष्य अंधकार में न लगे, उनको लगे कि नहीं नहीं सरकार खड़ी है, ये तमाम जो लोग हमारे साथ खड़े, हमारा भविष्य अंधकार में नहीं होने जा रहा है। और दो प्रार्थनाएं हमने सरकार से की हैं यसी जी। एक तो जो भगवान नरसिंह का वहां पर प्राचीन और ऐतिहासिक आस्था का केंद्र है, उसके संरक्षण के लिए गंभीरता पूर्वक जो है कदम उठाने होंगे, क्योंकि मानव को तो शिफ्ट कर देंगे लेकिन भगवान के जो गद्दी को, जो स्थल है, उसको शिफ्ट नहीं किया जा सकता। उसके लिए बहुत सरकार को रणनीति जो नरसिंह भगवान के प्रेमी है, सनातन के सामने रखनी पड़ेगी कि आखिर उसके लिए हम करने क्या वाले हैं। तो ये तमाम चीजें हैं यसी जी। तो ये इस समय ऐसा मामला है कि इस पे मतलब कुछ कहते भी बन नहीं रहा है। बड़े मतलब ऐसी परिस्थिति अचानक आके खड़ी हो गई है, और अचानक तो नहीं हुई, जैसे मैंने कहा 2021 से लोग वहां पर आंदोलन कर रहे थे, तब वहां का प्रशासन नहीं चेता। और वहां देखिए आप मजेदार बात, संकट 2021 की बात शीशपाल जी आप कह रहे हैं, 1976 में 50 साल पहले उसकी भविष्यवाणी की गई थी कि ये इसको बचाना बहुत जरूरी है। कमेटी की आप जो बात कर रहे हैं, तत्कालीन जो गढ़वाल मंडल के आयुक्त थे मिश्रा जी, उनके जो है मार्गदर्शन में एक कमेटी बनी थी, उसने उस समय चेताया था। हाँ, उन्होंने चेताया था उस समय कि इस जोशीमठ को, क्योंकि ये लूज मटेरियल से बना हुआ शहर है, जब कभी किसी बड़ी आपदा में आया हुआ
मलबा है उस पर ये शहर है। उन्होंने कहा था इसमें अगर जल की निकासियां प्रॉपर नहीं होंगी तो भविष्य में खतरा पैदा होगा, इस पे जो है अंधाधुंध निर्माण नहीं होना चाहिए थे। कई सुझाव दिए थे, निश्चित तौर पर उन सुझावों की अनदेखी हुई है, कहीं ना कहीं तो लापरवाही हुई है ये चीजें। और उसके बाद एनटीपीसी जैसे बांध और तमाम रेनी आपदा के बाद समय रहते नहीं चेतना, निश्चित तौर पर जो है बड़ी चूकें पहले हुई हैं और आज उसका खामियाजा प्रदेश पूरा भुगत रहा है। सभी पूरा उत्तराखंड के क्या मुझे लगता पूरे देश के लोग इस आपदा की खड़ी में जोशीमठ वासियों के प्रति सबकी संवेदनाएं होंगी, आहत सब है, शीशपाल बड़ी जी, दिक्कतें हैं। वापस आएंगे आपके पास। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। और हम बात कर रहे हैं जोशीमठ में आई हुई दरारों को लेकर, किस तरीके से आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और वहां पर उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया है, साथ ही साथ वहां पर जाकर उन्होंने निरीक्षण भी किया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं जोशीमठ की। के न्यूज़ ने मुहिम चलाई है कि जोशीमठ में बसे लोगों को जब तक कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल जाता है या वहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं वो ठीक नहीं हो जाती, तब तक हम इस पर बात करेंगे। गेटवे ऑफ हिमालय के नाम से मशहूर है जोशीमठ, जिसे ज्योतिर्मठ के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड के चमोली जिले में एक शहर और एक नगरपालिका बोर्ड है और ये 6150 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो बद्रीनाथ जैसे तीर्थ केंद्रों का प्रवेश द्वार है। यह आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 प्रमुख पीठों में से एक है। धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक शहर होने के साथ ही ये इलाका सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से भारत तिब्बत सीमा महज 100 किलोमीटर की दूरी पर है। हेमकुंड साहिब, औली, फूलों की घाटी आदि स्थानों पर जाने के लिए यात्रियों को इस जोशीमठ से होकर गुजरना पड़ता है। भूरिसाव की ये घटनाएं अचानक नहीं हो रही हैं। जोशीमठ लंबे अरसे से धंस रहा है। इस भूरिसाव को लेकर स्थानीय लोगों की जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति पिछले कई वर्षों से आंदोलन कर रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 2006 में वरिष्ठ भूस्खलन वैज्ञानिक डॉक्टर स्पनामिता चौधरी ने जोशीमठ का अध्ययन किया था और उन्होंने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट शासन और आपदा प्रबंधन विभाग को सौंपी थी। रिपोर्ट का क्या हुआ, इस संबंध में उन्हें भी जानकारी नहीं है। और सोमवार रात जब कई मकानों में अचानक बड़ी दरारें आ गईं तो पूरे नगर में भय फैल गया। ये दरारें हर दिन बढ़ रही हैं। मारवाड़ी वार्ड में स्थित जेपी कंपनी की आवासीय कॉलोनी में कई मकानों में दरारें आ गई और ये दरारें अब लगातार फैलती ही चली जा रही हैं। पानी का रिसाव जो है वो भी शुरू हो गया है। दरार आने से कॉलोनी के एक पुश्ता भी ढह चुका है। साथ ही बद्रीनाथ हाईवे पर भी मोटी दरारें आ गई हैं और तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं। और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचे थे। चर्चा लगातार हम इसी पर कर रहे हैं और मैं रुक करना चाहूंगी पीसी थपलियाल जी, आपका क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मसले पर? जी, ये बहुत गंभीर इशू है और इसमें ये समझे कि जिस तरह से आदमी आईसीयू में रहता है उसी तरह हमारा जोशीमठ इस समय आईसीयू में है। बहुत महत्वपूर्ण शहर है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो अब सरकार का काम होना चाहिए वो ये है कि कहाँ इनको विस्थापित करें इन लोगों को, क्योंकि ये समस्या हमारे आगे आने जा रही है। अब किन कारणों के कारण आ रही है इस पे भूगर्भ शास्त्री भी अलग अलग मत रखे हुए हैं। अभी एक मत पे हम कोई भी नहीं जा पाया है। और आजकल जो भी चलता है हमारे पास ऐसा मैच्योर नेतृत्व भी नहीं है और ऐसे अनुभवी लोग भी पीछे रह जाते हैं जिनको मालूम होता है कि ये किन कारणों के कारण ये हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो परियोजनाएं उत्तराखंड में टिहरी में भी इतना बड़ा बांध बना, लेकिन उसकी पर्वत श्रृंखलाएं बड़ी मजबूती से खड़ी हैं। इसी तरह से और जगह भी जहां कहीं जगह हमारी योजनाएं बनी हैं, इसके नीचे जो हमारी विष्णुप्रयाग की जो परियोजना बनी है वो भी गंगा के दूसरे किनारे है और गंगा के साइड में जो भी पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं वो बहुत मजबूत होती हैं और सदियों से वो खड़ी हैं गंगा के साथ। तो जहां तक जोशीमठ का सवाल है, जोशीमठ को हमने बहुत नजदीक से देखा है क्योंकि मैं विंटर गेम में वहां एसोसिएट था और जो औली की पर्वत पहाड़ है उसमें मैंने खूब काम किया है और मैंने देखा है कि किस तरह से, क्योंकि आप अगर इस तरह से वो पहाड़ को देखोगे तो अगर जोशीमठ यहाँ पे मेरी हथेली के ऊपर है तो यहाँ पे औली की बुग्याल हैं और इन औली के बुग्यालों में होटल बनना
और ऐसा होटल जिसमें 15,000 रुपए पर नाइट होता है, एक माफिया द्वारा बनाया गया। हमने उस समय विरोध किया था, हमने गेड़ी गाड़ के विरोध किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस समय नहीं सुना। और वहां पे जो गढ़वाल मंडल विकास निगम का अध्यक्ष थे तत्कालीन स्वर्गीय उमेश अग्रवाल, वो अपने परिवार के साथ इस होटल में आए और उन्होंने हमारी जो धार थी इसके विरोध की, उसको कुंद किया। हम कहीं किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। उसके बाद वहां पे आईटीबीपी का इतना बड़ा संस्थान बना हुआ है कि वो उसी औली में आईटीबीपी भी है, और इसके बाद अभी इन्होंने आर्मी भी बसा दी है। अब आप ये देखिए कि इस शहर के ऊपर जहां हमारा नरसिंह बाबा है, उसके ऊपर मल मूत्र का एक बड़ा केंद्र हमने बनने दिया अपने आंखों के सामने। और ये जो पानी, 3 नदियां हैं समझो, क्योंकि इस होटल का जो इतना भारी भरकम सीवर लाइन है वो सीधा सीधा इन पर्वत श्रृंखला के अंदर घुसाया गया हुआ है। वहां पे वो वैसे सीवरेज टैंक नहीं बनाए गए हैं जो देहरादून में बनाए जाते हैं। इसी तरह आईटीबीपी का, इसी तरह से आर्मी का, और इसी तरह से गढ़वाल मंडल विकास निगम का, ये जो 4-5 और वहां पे जितने जो गांव भी हैं, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान के बाद हर गांव के हर व्यक्ति ने गड्ढे बनाने शुरू किए पर्वतों में, और वो गड्ढे आज हमारे लिए अभिशाप बनते जा रहे हैं, क्योंकि वो गड्ढे पहाड़ की अंदर घुसता है पानी। क्योंकि पहले हम लोगों का सिस्टम जो पुराने जमाने का था वो अलग होता था, उसमें किसी भी तरह का, हमारे जो पूर्वजों ने जिस तरह की जीवन जिया था वो सुरक्षित शहर था उस समय तक। लेकिन अब हमारे बड़े बड़े जो वैज्ञानिक बन गए नेता, इन नेताओं ने हमें बर्बाद करके रख दिया है। पीसी तपलिया जी, आप क्या कहना चाहते हैं कि खुले में शौच जाना ठीक था? खुले में शौच जाना ठीक था, मतलब ये स्वच्छता अभियान के तहत जो शौचालय बनाए गए ये गलत है? देखिए, विकास अपनी जगह, वो बात मैं आपके स्वीकार करती हूँ कि कुछ मानक होते हैं जिनको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। मैडम, पहाड़ में जगह जगह गाँव की ऊपर चोटियों में गड्ढे खोदकर पानी भरा जाएगा, तो पानी जाएगा कहां? और होटल जैसे लाइन, आईटीबीपी, आर्मी, इतने बड़े संस्थान, उनका पानी कहां जाएगा? इसी औली में समाता गया। और आज जो जहां पे ये भूस्खलन हो रहा है, पानी कहां से आ रहा है? लोग कह रहे हैं उनको कोई, जो गंगा कितने नीचे है जोशीमठ के, गंगा का पानी तो नहीं आ सकता ना। ये जमा हुआ पानी आज विस्फोट, मैं आज गारंटी के साथ कहता हूं कि सरकार इन 3-4 जो वहां पे ये संस्थान है इनको बंद कर दे। ठीक है तपलिया जी, देखिए इस पर आगे हम विस्तार से चर्चा करते हैं और लोगों की भी प्रतिक्रिया मैं पहले ले लेती हूँ। संगीता शर्मा जी, क्या कहना चाहती हैं इस पर? देखिए यशी जी, जिस तरह से आपने कहा कि 76 से इस चीज की बात हो रही है, लेकिन इस पर चर्चा तो लगातार होती रही, और 2021 से लगातार वहां के लोग इस मुहिम को भी चला रहे हैं कि जोशीमठ को बचाओ। लेकिन सरकार कितनी उस समय असंवेदनशील रही है, उसने ध्यान नहीं दिया कि जो आज इतनी बड़ी नौबत आ गई, और आज पूरा जोशीमठ खतरे की जद में है। वहां के लोग किस तरह से सांस ले रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि कब अब यहाँ क्या हो जाएगा। जिस तरह से वहां भूस्खलन हो रहा है और जल रिसाव हो रहा है, तो सरकार को सबसे पहले तो एक विस्थापन नीति भी बनानी चाहिए। यशी जी, किस बात की देरी है? विस्थापन को लेकर के एक ठोस नीति बनाए और वहां के लोगों को विस्थापित करें। एक उसका परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए। केवल 4,000 रुपए देना पर मंथ वो सोल्यूशन नहीं है। आप एक नीति बनाइए, ठोस नीति लेकर के आइए, क्योंकि हमने 2013 की आपदा से भी यशी जी कुछ नहीं सीखा। जब 2013 की आपदा, इतनी बड़ी आपदा उत्तराखंड में आई और हमने उसके बाद उससे भी कोई सीख नहीं ली, तो आज हमें इस चीज का सामना करना पड़ रहा है। 2013 की आपदा के बाद हम अगर सीख लेते, यहाँ की सरकारें जागती, तो जो मानकों के विरुद्ध वहां काम हो रहे थे वो नहीं होते। क्योंकि जिस तरह का जो एरिया है, विकास बेहद जरूरी है, कोई इस बात से मना नहीं करता कि विकास नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा क्या विकास जो फिर विनाश बन जाए और सब कुछ समाप्त हो जाए? तो ऐसे विकास का भी क्या होगा जब लोग ही नहीं रहेंगे या सीधी? तो उस संगीता जी देखिए, यहाँ पर मैं मानती हूँ कि कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, यहाँ पर कोई एक सरकार जिम्मेदार नहीं है, यहाँ पर सरकारें जिम्मेदार हैं। बिल्कुल, सभी और विकास के नाम पर वैसे तो कोई भी पार्टी क्रेडिट लेने से पीछे नहीं हटती, लेकिन आज मैं देख रही हूँ कि कोई विकास का क्रेडिट लेना नहीं चाह रहा है, क्योंकि वहां के हालात ऐसे हो गए हैं। ये चीजें देखिए, क्योंकि विकास जो था वो उस तरह से मानकों के अंतर्गत किया ही नहीं गया। जब वो शहर इस तरह का बसा हुआ है और लगातार भूवैज्ञानिक उसके लिए सचेत
करते रहे हैं। मिश्रा कमेटी बनी, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसके बाद भी कई लोगों ने आपने भी रिपोर्ट में दिखाया। और जो वहां संघर्ष समिति है वो भी लगातार कहती रही 2021 से कि जोशीमठ में इस तरह के हो रहा है, वहां भूस्खलन हो रहा है, भू रिसाव मतलब जल रिसाव हो रहा है, लेकिन सरकार ने जागने का काम नहीं किया। सरकार तब हाथ पे हाथ धरे बैठी रही। और आज जब स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, जब इस समय सिर्फ कुछ चारा नहीं है, अब बस वहां के लोगों को पहला काम यही बचता है कि विस्थापित किया जाए, तब उसका सोल्यूशन ढूंढा जाए, क्योंकि अब समाधान बिल्कुल इस समय ढूंढना किसी के बस की बात नहीं है कि उसे त्वरित वहां पे क्या किया जाए जो जोशीमठ को बचाया जाए, क्योंकि जड़ तक अभी कोई भी भूवैज्ञानिक इसकी नहीं पहुंचे हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में यशी जी यही कहा जाएगा कि सारी सरकारों ने क्या किया, सब इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार है, चाहे वो फिर कांग्रेस रही हो यहाँ या बीजेपी रही हो, या जब उत्तराखंड नहीं बना था उससे पहले की सरकारें रही। संगीता जी वापस आएंगे आपके पास। भागीरथ शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। भागीरथ शर्मा जी, मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी और माफी चाहूंगी, काफी देरी से आपके पास आ रही हूँ। मैं यहाँ पर देखिए सभी को सुन रही हूँ, बहुत संवेदनशील मुद्दा है, राजनीति नहीं करनी चाहिए, बार बार कहा जाता है कि राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन राजनीति होती है। विकास की बात हो रही है कि वहाँ पर विकास नहीं होना चाहिए था, और उसके बाद आज जब विकास की जिम्मेदारी, वैसे तो अभी गिनाने में आएंगे तो जहाँ पर सब कुछ अच्छा चल रहा है वहाँ पर तो 50 चीज़ें गिना देंगे कि हमने किया है, हमने किया। और कई बार तो ऐसा होता है कि एक ही चीज़ पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों लड़ रहे होते हैं कि ये हमारी सरकार में हुआ है, ये हमारी सरकार में हुआ है। आज जोशीमठ का जो हाल है वो कोई भी स्वीकार, मधुमठ जी अभी कह रही थी कि कांग्रेस के टाइम पे हुआ था, कांग्रेस वाले कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और इस बीच में जोशीमठ जो है वो तबाह हो रहा है। बिल्कुल, राजनीतिक लोग हैं, राजनीति करते हैं। अवसर चाहे कष्ट का हो, पीड़ा का हो, तो उस समय बचने की कोशिश होती है, लेकिन जो पक्ष में होते हैं उनको सरकार को घेरने का मौका मिल जाता है। और जब कोई उत्सव का अवसर होता है, खुशी का, आनंद का, उल्लास का, तो तब सब आगे जो है फ्रंट फुट पर आते हैं और कहते हैं कि देखो जी ये हमारी वजह से हो गया। लेकिन जोशीमठ का जो आज हुआ, ज्योतिर्मठ का जो हाल है, निश्चित रूप से जो प्राइमा फेसी लगता है अनियोजित, अनियंत्रित और अदूरदर्शी विकास की परिणति ये है। इसको सभी को मानना पड़ेगा। और जब विकास अनियोजित ढंग से हो, अनियंत्रित ढंग से हो और उसमें दूरदर्शिता न हो, तो ऐसे परिणाम आएंगे। और भगवान न करे भविष्य में उत्तराखंड के कई शहरों और जो बसावटों पर इस तरह का संकट आ सकता है। आश्चर्य की बात यह है कि जब 46 साल पहले तत्कालीन कमिश्नर की अध्यक्षता में गठित कमेटी, जिसमें निश्चित रूप से भूगर्भ विज्ञानी और तमाम विशेषज्ञ रहे होंगे, उनकी सिफारिशों को हल्के में लिया गया और गौर किया नहीं गया। जैसा कि अभी इससे पूर्व वक्ता भी बता रहे थे और जो जोशीमठ के थे व्यक्ति जो सर्वप्रथम, ये बात सच है कि जोशीमठ जो है ग्लेशियर के ऊपर बसा हुआ है और ये मलबे का है। जमीन पूरी तरह सेटल ऐसे स्थानों की होती नहीं, और उसके नीचे जो जैसा कि बताया जा रहा है कि हाइड्रो पावर का जो है जो सुरंग डाली गई है, ये देखे बिना कि जमीन की ऊपर जो जितने भी ढांचे बने हैं उन पर उस पर जितना भार है और लैंड में वो बियरिंग कैपेसिटी है कि नहीं है, ये तमाम इन चीज़ों का जो भूगर्भीय अध्ययन होना चाहिए था। मुझे लगता है कि वो अगर हुआ भी होगा, हालांकि होता है तो बड़ी परियोजनाएं बनती हैं तो भूगर्भीय अध्ययन जरूर कराए जाते हैं। मुझे लगता है कि ये सब औपचारिकता बन के रह गए होंगे। हमने ये भी नहीं देखा कि जोशीमठ में जितने ढांचे आज देखें कि बहुत सारी बहुमंजिला व्यवसायिक इमारतें वहाँ पर खड़ी हैं, तो तब भी हमने कोई रेगुलेशन नहीं बनाया कि इस जो धरा का जो ये भू क्षेत्र है इसकी बियरिंग कैपेसिटी क्या है। सामान्य रूप में आजकल क्योंकि तकनीकी का युग है, तो हम अगर एक भवन भी बनाते हैं तो
जरूर उस जमीन का परीक्षण कराते हैं। तो सरकारी भवन तो खासकर जितने बहुमंजिला इमारतें बनती हैं या निजी सेक्टर में भी जब कोई मल्टी कॉम्प्लेक्स और इस तरह से बनते हैं तो उसका भूगर्भीय परीक्षण कराया जाता है और ये मैंडेटरी भी है और उसकी बियरिंग कैपेसिटी देखी जाती है कि ये कितने जो है स्टोरी का कितने तय इसमें बन सकते हैं, कितना लोड ये ले सकता है, जमीन की धारण क्षमता क्या है। तो ऐसा हुआ नहीं और जोशीमठ का विस्तार होता चला गया, मल्टी स्टोरीड भवन बनते गए, कई व्यवसायिक गतिविधियां उस पर हुई और तमाम ये आज के लिए ये हो सकता है इस तरह ये जरूरी हो और चूंकि आबादी का दबाव बहुत ज्यादा जोशीमठ पर पड़ रहा था और उसका जो ये परिणति है, रेगुलेशन कुछ थे नहीं, जो आया जिसके पास जितनी क्षमता थी उसने उतनी क्षमता से अपना भवन और बिल्डिंगें खड़ी कर दी गई और तो आखिरकार ये तो होना ही था। मलबे में बसा जब शहर है तो उसकी जो है मिट्टी सेटल पूरी तरह नहीं है, तो ये है उसकी परिणति ये है। लेकिन आज जैसे कि सभी वक्ता कह रहे हैं कि जो वर्तमान स्थिति में जब मुसीबत आन पड़ी है और इस समय सबसे बड़ी बात अभी ये है कि जो विशेषज्ञों का मत स्थिर नहीं कि ये किन कारणों से इस तरह से भूधसाव हो रहा है। जब तक मत स्थिर नहीं होगा तब तक उसका कोई उपचार या उपाय भी नहीं हो सकता और उपाय किया भी जाए तो अब बहुत देर हो गई, क्योंकि वहाँ जितने हैं उसके 1/4 के करीब 25% से अधिक भवनों पर दरार पड़ चुकी है। तो अब वहाँ बचने के लिए कुछ ज्यादा है नहीं, तो तात्कालिक यही है कि लोगों को वहाँ से पुनर्वासित किया जाए ताकि कोई जनहानि की संभावना न बने और स्थायी रूप से पुनर्वास की व्यवस्था हो। और अगर परियोजना इसके लिए कारण है जो जल विद्युत परियोजना, तो उसको ये दायित्व दिया जाए कि लोगों के विस्थापन की प्रॉपर व्यवस्था करे और उनको बसाए, क्योंकि इस समय देखिए माइनस में टेम्परेचर है, जोशीमठ बहुत ठंडा प्रदेश है, हिमपात भी वहाँ होता है, चारों तरफ हिमपात होता है। इस ऐसी घड़ी वहाँ पर बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तमाम हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, बीमार हैं, तो लोग कहाँ जाएंगे। तो तात्कालिक इसमें तो यही है। ठीक है। अब 30 साल तक ध्यान नहीं देने के लिए कहा जा रहा है, इसमें राजनीति तो होती है, बनती है, लेकिन अब दोषी तो इसमें सब है। इतना बड़ा सिस्टम में 43 साल तक हम सोते रहे, बताइए। बिल्कुल, यही बड़ा सवाल है। मैं वापस आऊंगी भागीरथ जी आपके पास। मधु भट्ट जी, देखिए जैसे कि अभी यहाँ पर भागीरथ जी कह रहे थे कि देखिए अब ये बहुत मुश्किल है अभी इसको कि हम इसको बहुत ठीक कर पाएँ, बहुत इस पर हम कुछ कर पाएँ, अभी वो हमारे बस में है भी नहीं और कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे बाकी हाथ में नहीं होती। जो भी हुआ, जितना कुछ भी हुआ, कौन जिम्मेदार है कौन जिम्मेदार नहीं है, अब इस पर ना जाकर मैं इस पर आना चाहती हूँ कि अब आगे क्या। 4,000 रुपए में किसी की गुजर बसर नहीं होती, ये आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं, हम भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अभी मैं एक महिला को यहाँ पर बाइट में सुन रही थी अपनी रिपोर्ट में, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी पूरी गृहस्थी बसाई यहाँ पर, जब से वो शादी करके आई तब से वो यहाँ पर रह रही, उन्होंने अपनी गृहस्थी बसाई यहाँ पर, उनके जो बाल बच्चे हैं उनको पढ़ाया लिखा और चीज़ें, जो उनका पूरा सिस्टम वहाँ पर सेट हुआ। अब और ये बहुत कॉमन सी बात है कि आज आप जहाँ रह रही हैं, अगर आपको वहाँ से एकदम से हटा दिया जाए तो आपको भी अपने आप को सेटल करने में बहुत वक्त लगेगा। ऊपर से अगर आप फाइनेंशियली वीक है तो आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो सरकार ऐसे में किस तरीके से उनकी मदद करेगी, क्या करेगी, सरकार का अगला रुख क्या होगा, मैं इस पर चाहूंगी कि आप अपना फोकस करें। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से आशीष जी, बिल्कुल जब से ये मामला जब संज्ञान में आया, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार क्योंकि संपर्क बनाए हुए हैं, स्वयं भी गए हैं, कमेटी जो है विशेषज्ञों की कमेटी भी वहां पे जांच कर रही है, भूगर्भीय जो हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो पता लगाएंगे इन कारणों से वहां। लेकिन अभी जो हमारे पास तत्काल जो है, हमें उन लोगों की जो वहां पर रह रहे हैं उनके पुनर्वास की जो है हमारे पास वो बहुत बड़ी उनका समाधान करना है, ताकि क्योंकि ठंड का मौसम है, किसी भी प्रकार से उनको कोई दिक्कत ना हो। उनके भोजन की व्यवस्था है, आवास की व्यवस्था है, कई तरह की, क्योंकि बुजुर्ग हैं, उनकी तबीयत जो खराब हो सकती है उसके लिए डॉक्टरों की व्यवस्था है। तो समुचित व्यवस्था करने के लिए वहां पर अभी जो है
है गोचर के पास जो है स्थान जो है वो तय कर लिया गया है। ये भी अभी मुझे पता चला है। और जो फैब्रिकेटेड हाउस है उनका निर्माण की तुरंत स्वीकृति दे दी गई है। और तुरंत, क्योंकि आनन फानन में जो ये हुआ है, जो आप कह रहे हैं कि 4,000 में कुछ नहीं, वो आनन फानन के लिए ये दिया गया है कि ताकि जो 6 महीने तक के लिए तब तक उनको किराए में कहीं पे अगर वो रहते हैं, कोई अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहता है, तो इसके लिए व्यवस्था के लिए और बिल्कुल पुनर्वास की जो है पूरी व्यवस्था बिल्कुल सरकार ने पूरी जिम्मेदारी ली है। किसी भी प्रकार से किसी को कोई कष्ट न हो, इसके लिए हमारी पूरी सरकार उनके साथ रात दिन लगी हुई है। हमारी पूरी संवेदनाएं उनके साथ है। और सच में हम स्वयं आप भी कहें, क्योंकि देखिए देवभूमि का वो बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है। भगवान आदि गुरु शंकराचार्य की वहाँ पे गद्दी स्थल है। उसका भी पूरा एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक और पूरा हमारी पूरी जो देवभूमि का पूरा बद्रीनाथ का जो धाम है, पवित्र धाम है, जहाँ से यात्रा शुरू होती है, वो हमारे लिए बहुत ही मैं कहूँगी एक हमारे जो पूरे हमारे लिए नहीं, पूरे उत्तराखंड के लिए नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत ही आस्था का केंद्र है। उसको बचाए रखना, उसकी संस्कृति को बच किसी भी प्रकार से वो संरक्षित हो, इसके लिए हमारी सरकार प्रयास कर रही है और निश्चित रूप से हम उसमें सफल भी होंगे। ऐसे ही मैं भगवान, क्योंकि वहाँ पे नरसिंह भगवान का जो वहाँ पे मंदिर है, मैं वैसे नरसिंह भगवान से प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि मैं वहाँ स्वयं मैं वहाँ पे कई वर्षों तक वहाँ पे रही, बद्री केदार मंदिर समिति में मैं उपाध्यक्ष भी रही हूँ। यहाँ पे हमारे बैठे हैं वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, जानते हैं। और हम लोगों ने बहुत ये समय समय पर हमने भी ये प्रयास किया है कि वहाँ की जो मधु जी देखिए, अब हम सरकार से उम्मीद कर सकते हैं, और हम क्या वहां पर मौजूद लोग सरकार से ही उम्मीद करके बैठे हुए हैं कि सरकार उनको कहीं पुनर्वास कराएगी, उनको पुनर्स्थापित करेगी, ताकि उनको दिक्कतें ना हो। ताकि हालांकि देखिए अपनी जगह छोड़ना लोगों को बुरा वैसे भी लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियली थोड़े मजबूत हो सके, थोड़ी उनकी चीज़ें बेहतर हो सके, उस पर ध्यान देना सरकार का काम है। वापस आऊंगी मैं शीशपाल जी, बहुत कम शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, उसके बाद पीसी थपलियाल जी आपके पास आऊंगी। शीशपाल जी एक सेकंड रुकिएगा। उमेश सती जी आपको आवाज आ रही है क्या? उमेश सती जी तक आवाज नहीं जा रही। शीशपाल जी। जी यशी जी, देखिए सभी वक्ताओं ने जोशीमठ को लेकर के अपनी पीड़ा जाहिर की और मैं सभी के बात से सहमत हूं और उसी में अपने को भी सम्मिलित करता हूं। यशी जी, सबसे पहले तो जो जोशीमठ को इसका पुनर्वास होना है, उसकी सरकार ने जो रूपरेखा बनानी है, वो अभी मधु भट्ट जी कह भी रही कि गोचर के पास इन्होंने कहीं कोई जगह चिन्हित कर ली है। इस बात की कल तक पुष्टि भी हो जाएगी अगर ऐसा कुछ हुआ होगा। तो ये चीजें सबसे पहले तो ये है कि एनटीपीसी को इसके लिए बड़ा जिम्मेदार माना जा रहा है। और एनटीपीसी शीशपाल जी आपको मैं रोकूंगी क्योंकि उमेश सती जी के ना नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम है, वो भी फिलहाल मुझे लगता है कि मौजूद है इस वक्त। उमेश सती जी सुन पा रहे? सरकार हेल्प करने की बात कर रही है, सरकार ने कई जगह पर भी चिन्हित की है, ऐसा मधु भट्ट जी बता रही हैं। और आपको सरकार से क्या मांगे, मैं चाहूंगी कि प्लीज अपनी बात को पूरा करें। जी, हमारी सबसे प्रमुख मांग तो ये है कि जो एनटीपीसी का जो काम है उसको तत्काल रूप से रोक दिया जाए, उसको किसी तरह से वहां पर रोक दिया जाए काम। जैसा कि अभी शिशपाल जी ने पहले भी बताया कि वहां महेश जी के जो 1976 में एक पहले भी एक मिश्रा आयोग की कमेटी बैठी थी, उसमें भी उन्होंने सुझाव दिए थे कि भाई यहाँ किसी तरह की कोई भी बड़ी बड़ी परियोजनाओं को यहाँ पर ये भूमि उस बड़ी बड़ी परियोजनाओं के सहने लायक नहीं है। बावजूद इसके भी कई बार बीच में कई बार सर्वेक्षण भू सर्वेक्षण उमेश सती जी अभी आपकी क्या मांगे, क्योंकि देखिए अब जो होना था वो हो चुका है, अब इसे बेहतर कैसे करना है, कैसे क्या करना है, उन तमाम कामों पर फिलहाल तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया था। रोक दिया गया। उनको उनकी पूरी सरकार उनकी देखभाल करे, उनको तत्काल आर्थिक राहत पहुंचाया जाए ताकि उनको कुछ ना कुछ उनको मिले, राहत मिले फौरी तौर पर। कोई ना कोई, एक तो ठंड का एक तो विपरीत मौसम है, ठंड बहुत बड़ी है, लोग खुली छतों में नीचे बैठे, लोग रात भर बिना उसे खुली हवाओं में बैठे हुए हैं तो आग जला करके। तो किसी न पहले हमारी तो मांग यही है कि पहले उनको फौरी रूप से कोई ना कोई राहत दी जाए। ठीक है, पीसी थपलियाल जी बहुत कम शब्दों में प्लीज अपनी बात को पूरा करिएगा। अनम्यूट करें। जो हमारा मेन एरिया है ये, हम उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जो औली में एक्टिविटी हुई है, औली की एक्टिविटियों को
खत्म करना चाहिए और जो परियोजनाएं चल रही हैं उन परियोजनाओं में भूगर्भ शास्त्री जितने भी अभी तक अपना मत दिए हैं उन्होंने उनकी तरफ अभी उंगली नहीं उठाई है। मैंने जेपी सती वहां पे जो धर्माधिकारी इतने दिनों से रह रहे हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उन्होंने ही मेरे को बताया कि थपलियाल साहब जो ये सीवर पूरा का पूरा हमारे सिर पे बैठ रहा है, होटलों का, आईटीबीपी का, आर्मी का, ये पूरे अंदर ही अंदर हमें खोखला करके भूस्खलन कर रहा है। और मेरे को मैं निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि अगर इन 3-4 को हटा दिया जाए, आर्मी को और ऊपर वैली में भेजा जाए तो ये बन सकता है। सबसे बड़ा आप बताया वो एनटीपीसी की वजह से होटलों से ज्यादा तो एनटीपीसी बड़ी बड़ी परियोजना इनको बंद किए जाने की आवश्यकता ज्यादा है। एनटीपीसी वगैरह अभी भूगर्भ शास्त्रियों ने नहीं बोला क्योंकि एनटीपीसी सती जी की बहुत दूर है। रिपोर्ट अभी जमा हुई है सरकार के पास, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि अरे चलो भूगर्भ, चलो ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ जहां तक विस्थापन का सवाल है, विस्थापन के लिए जैसे उसके नजदीक में पीपल कोटी है, पीपल कोटी के बाद कर्णप्रयाग है, लेकिन ये जो यहाँ पे बसाने जा रहे हैं वहां पे भी बहुत बड़ी जगह नहीं है गौचर में। जो और भी जगह है जहां पर थोड़ी भी गुंजाइश है या संभावना है, उन जगहों पर भी सरकार को अब ध्यान दे देना चाहिए। पीसी थपलियाल जी ऐसा कह रहे हैं कि अभी से ध्यान दे दो ताकि आगे जाकर चीजों में प्रॉब्लम ना हो और फिर उसके बाद फिर हम इन सब पे चर्चा ना कर रहे हो। ठीक है, भागीरथ शर्मा जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी, क्या कहना चाहते हैं? बहुत कम शब्दों में प्लीज अपनी बात को पूरा करिए। अनम्यूट करें। ये जरूर है कि जो स्थानीय लोग, जो प्रभावित और पीड़ित लोग हैं, उनको तत्काल राहत मुहैया कराए सरकार। और सरकार ने फिलहाल जो तात्कालिक रूप से संवेदनशीलता दिखाई है, ये अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री आज वहां हैं। मैं ये समझता हूं कि जो पीड़ित पक्ष है, जो पीड़ित लोग हैं, उनको जरूर सुना जाए, क्योंकि ये आया था कि कल अधिकारियों का एक दल गया, लेकिन स्थानीय लोग उनसे बात तक नहीं कर पाए थे और संभवतः वो साय में, रात्रि में वहां पहुंचे होंगे। तो मुख्यमंत्री जी अगर स्वयं उनको सुनते हैं और तदनुसार जो है अधिकारियों को, सिस्टम को निर्देशित करते हैं कि उन लोगों को तत्काल क्या क्या राहत और क्या क्या सहायता दी जा सकती है, जो अहेतुक सहायता हो चाहे फौरी राहत हो। फिलहाल जो जैसे कि उमेश सती भी बता रहे हैं कि ठंड बहुत है और लोग बहुत कष्ट में हैं, तो तात्कालिक रूप से उनके तमाम भोजन, रहन सहन इत्यादि, दवा उपचार आदि की व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। अगर इसमें विलम्ब हुआ तो फिर मामला जो है ज्यादा पीड़ादायक हो जाएगा। बिल्कुल। और भविष्य के लिए ये जरूरी है कि अब अध्ययन किया जाए, जोशीमठ की क्यों, जहाँ भी इस तरह की परियोजनाएं बन रही हैं, उनका एक बार विशेषज्ञों से जरूर अध्ययन कराया जाए कि इनके जो है जो इफेक्ट्स होंगे, जो प्रभाव होंगे, और वो किस तरह से आबादी क्षेत्रों को या अन्य उसको, हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम को किस तरह प्रभावित करेंगे। और जल्दबाजी में किसी भी परियोजना की अनुमति देना और उस पर काम करना जो है ये उचित नहीं होगा। और ये बात भी सही है कि देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें विद्युत की भी जरूरत है और हाइड्रो उसके लिए सबसे मुफीद माना जाता है। और जिस तरह से कोयले आदि से भी बिजली बनती है वो प्रदूषण का कारण है और सौर ऊर्जा पर काम हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विकास के नाम पर विनाश की नई इबारत लिख दी जाए। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि इस घटना के बाद हमारा जो है सरकार, हमारा सिस्टम, हमारे वैज्ञानिक और हम स्वयं भी हम जागेंगे और जो है अनियोजित, अनियंत्रित और अदूरदर्शी विकास पर काम लगाने की पहल करें। भागीरथ जी, बिल्कुल उम्मीद करते हैं सरकार इसी तरीके से काम करेगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। संगीता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मधु जी आपका भी, और पीसी थपलियाल जी आपका भी, भागीरथ जी आपका भी, और उमेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम बात कर रहे थे जोशीमठ को लेकर कि अब सरकार की अगली पहल क्या होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए अब पुनर्स्थापन बहुत ज़रूरी हो गया है। जो लोग वहाँ पर रह रहे थे उनका क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पर तो निरीक्षण चल ही रहा है, लेकिन फिलहाल पहली प्राथमिकता यही है कि जो लोग वहाँ पर रह रहे थे उनको कहीं और शिफ्ट किया जाए, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, हिमपात भी होता है, तमाम चीज़ें देखने को मिल रही है। तो ऐसे में पुनर्विस्थापन के लिए सरकार ने कुछ जगह चिन्हित की है। कल तक इसका डिक्लेरेशन भी हो जाएगा, देखना होगा उनको कहाँ शिफ्ट किया जाता है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।